भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होता है। हालांकि आंदोलन चल रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, कांग्रेस के स्थापना वाले वीडियो में, कि कांग्रेस की स्थापना होने से पूर्व अनेक छोटे छोटे संगठन जो कि अपने अपने प्रांत स्तर पे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ रही थी, अपनी मांग रख रही थी। लेकिन कहा जाता है कि एकता में बल होता है, तो उसी एकता को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पे एक संगठन की आवश्यकता थी। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। मैं जो भी चीज़ यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग इसी वक्त लिखने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइए, तो आप लोग को नोट्स भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अध्ययन के सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला 1885 ईस्वी से लेकर 1905, अर्थात कांग्रेस की स्थापना से लेकर वर्ष 1905 बंगाल विभाजन तक, इस चरण को कहा जाता है उदारवादी चरण। उन्नीस सौ 5 से 5 से कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिखिए, 6 लिखिए। 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण तथा 1919 से 1947 तक गांधी युग। हालांकि गांधी जी का आगमन 1914-15 के ही आसपास हो जाता है। 1914-15 में ही ये साउथ अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो ये 1919 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, हालांकि जुड़ते तो पहले हैं, लेकिन 1919 से ही इनका योगदान, जब रॉलेट एक्ट के विद्रोह में रॉलेट सत्याग्रह हो, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पे था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, सहयोग आंदोलन, वो सारी चीज़ें समय आने पे मैं चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल अभी 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक उदारवादी चरण था, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। अब आप लोग ये चीज़ें लिख लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि इसकी चर्चा तो शायद दूसरे वीडियो में ही हो पाए, इस वीडियो में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 1885 से 1905 ईस्वी तक उदारवादी चरण, जिसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो उदारवादी चरण के लोगों की कोई खास उपलब्धि नहीं थी। ये लोग एक संवैधानिक तरीके से सरकार तक अपनी मांग रखते थे। इन लोगों का उदारवादी जो भी लोग थे, उदारवादी चरण के जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, उनका विचार था, उनकी मंशा थी, उनकी मांग था, जो भी आप लोगों को लगे कह सकते हैं, कि वो अंग्रेज शासन के अधीन ही भारतीयों का विकास चाहते थे। भारतीयों का विकास चाहते थे। उन्हें जो लगता था कि
अंग्रेज सरकार भारत के समस्या से परिचित नहीं है। जो भी भारतीय लोगों की समस्या है वो अंग्रेज सरकार तक उसे पता नहीं रहता है। तो ये लोग पत्र के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से शिष्टमंडल कुछ लोगों की 5-7 लोग 10 लोग जो भी लोग लगे, शिष्टमंडल तथा अन्य संवैधानिक तरीके से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे। और अगर सरकार उनकी बात मान ले तो ठीक है, अगर नहीं माने तो समाचार पत्र शिष्टमंडल भेजने के बाद फिर एक स्मरण पत्र भेजते थे। स्मरण पत्र भेजने से तात्पर्य कि सरकार को जो भी चीज़ें वो अपनी बात रखे हैं, और अगर सरकार उनको लगता था कि सरकार भूल गई, अगर सरकार उनकी बातों को इग्नोर भी करते थे तो उन्हें यही लगता था कि सरकार उनकी बात भूल गई। तो अपनी बात याद दिलाने के लिए उन लोगों ने स्मरण पत्र, इसी प्रकार की शांत चित्त मनों से प्रार्थना पत्र, हाँ ये भी आप लिख लीजिए, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन। देखिए ये सारी चीज़ें बुक में नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें आप अपने मन से निकाल पाइएगा कि हाँ ये सब चीज़ वो लोग करते थे। हाँ ये पत्र, प्रार्थना पत्र शिष्टमंडल मिलेगी, लेकिन प्रतिवेदन, समाचार पत्र, ये सारी चीज़ें अपने आप बुक को पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें निकलेगी। तो जो भी आप लोग को और संवैधानिक तरीका लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाते थे बस। हाँ, अब प्रश्न आता है कि उस समय के उदारवादी चरण के नेता, तो उसमें से कुछ नाम आप लोग याद रखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि ये किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, अर्थात इन्हें किनका राजनीतिज्ञ गुरु कहा जाता है, ये आप लोग बताइएगा। हाँ, तो महत्वपूर्ण उदारवादी नेता में आप लोग कुछ नाम याद रखिएगा। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, दिनसा बाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और धीरे धीरे इसके बारे में अगर कुछ ऐसा लगे तो आप लोग अपने मन से भी ये सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। मदन मोहन मालवीय मैंने लिख दिया, दिनसा बाचा, सुरेंद्रनाथ मोहन। एक नाम आता है आनंद चार्लू, ये सारी चीज़ें एक नाम और आप लिख सकते हैं। महादेव गोविंद रानाडे। तो ये सारे नेता लोग उदारवादी चरण के नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में माने जाते हैं। तो इन लोगों की कोई खास उपलब्धि रही नहीं, इन लोगों को यही पत्र, समाचार पत्र, शिष्टमंडल
प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन को उग्रवादी नेता, जो भी उग्रवादी, जो कि अगला चरण है इसका, वो ये सब तरीका को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। उनका कहना था ये हमारा अधिकार है, स्वतंत्र होना अंग्रेजों से हमारा अधिकार है, तो फिर हम ये भिक्षावृत्ति क्यों करें? हम अपना अधिकार उन लोग से मांग रहे हैं, मुझे स्वराज चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। तो इनकी बातों को, इनके तरीकों को उन लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। इतनी सारी चीज़ें ही काफ़ी है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि उदारवादी चरण के जो नेता थे, ये भारत और ब्रिटेन में अच्छी संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो इसके लिए 1887 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की है तथा 1888 में दादा भाई नौरोजी ने ही विलियम डग्बी, नाम लिखिएगा आप लोग, विलियम डग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी, ये भी इंग्लैंड में, इंडियन एजेंसी नामक संस्था, भारतीय सुधार समिति 1887 में, इंडियन एजेंसी विलियम डग्बी की अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में 2 संगठन स्थापित किए। उनका उदारवादी नेताओं का एक ही मत था कि अंग्रेज सरकार हम लोग की समस्या से अनभिज्ञ है, उन्हें बताया जाए तो हम लोगों की समस्या को सुन सकते हैं, समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं था। जो भी अंग्रेज लोग थे, भारतीय लोगों की समस्या को भली भांति जानते थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इसके प्रति कोई विशेष रुख नहीं अपनाते थे। तो इतनी सारी चीज़ें उदारवादी चरण में हुई। उदारवादी चरण के नेताओं को कोई खास उपलब्धि नहीं मिलने की वजह से ही, हालांकि ये ऐसा नहीं हुआ कि ये उग्रवादी चरण के लोग एकाएक आ गए, ये लोग पहले से भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये लोग पहले से भी जुड़े हुए थे। दूसरा आप लोग नोट कीजिएगा, उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक। हाँ, मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं कि उग्रवादी चरण के लोग सिर्फ 1905 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, पहले से भी थे, लेकिन ये लोग थोड़ा उदारवादी चरण के नेताओं का थोड़ा दबदबा था, उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उनकी बातों को थोड़ा लोग ज़्यादा मानते थे। लेकिन उनकी उस प्रकार की नीति से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों में किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। वो लोग सरकार का विरोध नहीं करते थे, सिर्फ अपनी बात रखते थे। सरकार मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो फिर स्मरण पत्र देना। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के आंदोलन में था। तो 1905 से उग्रवादी चरण का उदय होता है और 1905 में ही बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका कि नाम है बंगाल विभाजन। 1905 में वायसराय है लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देता है, क्योंकि बंगाल जो है राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। गढ़ से तात्पर्य ये है कि बंगाल से बहुत सारे
राष्ट्रवादी नेता यहाँ से जुड़े जुड़े हुए हैं। आगे आप लोग जब पढ़िएगा तो बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं भी बंगाल में हुई है। तो बंगाल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ बना हुआ था। तो अंग्रेज चाह रहे थे कि बंगाल का विभाजन इस प्रकार किया जाए, हिंदू तथा मुस्लिम, हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदाय को लड़ाकर या दोनों को बांटकर, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम 1857 की क्रांति में देख चुके थे। 1857 की क्रांति जो मैं आप लोग को बताऊंगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम में कितनी एकता से उन्होंने अंग्रेज का सामना किया। लेकिन तत्कालिक रूप से ये असफल इसलिए रहा क्योंकि सभी लोग एक मंच पे नहीं थे। कुछ लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ शिक्षित वर्ग इस आंदोलन से दूर रहे। हालांकि उसकी चर्चा बाद में करूंगा। तो हिंदू मुस्लिम को अलग करने के व्यू से बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस वक्त भारत का वाइसराय था। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश सांसद ने एक प्रस्ताव रखा कि बंगाल का विभाजन करना है। बंगाल का विभाजन करने का वो लोग जो अपना तर्क दिया कि यहाँ की आबादी ज़्यादा है, प्रशासन करने में परेशानी हो रही है। क्योंकि मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि बंगाल में अभी का बिहार, उस वक्त बंगाल का तात्पर्य अभी के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तथा असम का कुछ हिस्सा आता है। तो इस वजह से वो लोग तर्क दिया कि प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है।